कम पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, वो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऊंट के ऊपर भी शराब बेचते थे कभी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ऊंट की बात नहीं, मैं सिर पर धरकर भी शराब बेचता। ठीक। जब आप तरक्की कर गए थे, मतलब जैसे 90 के दशक तक आप आते आते स्थापित हो चुके थे, मेरी माँ की जो तमन्ना थी वो हमने सबसे पहले, जब से हम व्यापार में आए, शराब के धंधे के लिए मना नहीं किया माने। उस टाइम हमारे गांव में कच्ची शराब लोग निकालते थे। तो सर, यदुवंशी ग्रुप की आपने शुरुआत करी जी। इसके पीछे एक ऐसी सोच जो बिल्कुल खोलने से जस्ट पहले आपके दिमाग में आई होगी। मैंने सबसे अच्छा, मेरे को अगर लगा तो मेरे को ये यदुवंशी नाम, भगवान कृष्ण का नाम अच्छा लगा। कमाई के ऊपर जनता कहती है कि यदुवंशी स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, गरीब परिवारों के लिए चुनौती है कि कैसे पढ़ाएं। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह करते नजर आते हैं कि शुरू में कुछ फीस और बता दी जाती है, बाद में कुछ इस तरह की चीजें कभी होती हैं, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी जो 5-10 दिन पहले की बात करोगे, कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा जी। और कोई आपके सामने आकर के एविडेंस रखता है कि देखो इस बच्चे के सच में ही माता पिता नहीं है तो उसका फ्री बढ़ाएं। वो मैंने पीछे भी अभी डीसी हमारे कैप्टन जो डीसी साहब ने मेरे को बुलाया था, रेस्ट टीम साहब ने। एक सर, पिछले दिनों कोरोना के समय की बात है, एक कोई क्लिप थी जो वायरल थी जिसमें टीचर्स की सैलरी को लेकर के कोई एक विवाद बना था। जिस प्रकार की परिस्थितियां रही वो मेरे एक के साथ में थी, सबके साथ में। सर, जीवन में आप एक सफल शुरुआत करने के बाद में कभी डाउनफॉल का सामना आपने किया है? 87 में यही जमीन हमने 1,17,000 रुपए में सारी जमीन लेने का काम किया। एक और लोगों के मन में बड़ा सवाल आता है कि जब भी आप कोई नई संस्था खोलते हैं यदुवंशी, तो पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ खड़ा करते हैं, पूरा कैंपस एक साथ। चलिए, आपके पास वो बैकअप भी अच्छा खासा है, अपने आप में व्यापार भी के, तो मैंने कंपटीशन भी खूब किया है। एमएलए बने पहली बार, खुशी हुई होगी, कैसा अनुभव था? खुशी मेरे को नहीं, पूरे इलाके को इस बात की खुशी थी। एक सर, मुलायम सिंह जी का कई बार आपने जिक्र किया, करीबी रहे आपके? बिल्कुल, मुलायम सिंह जी। अखिलेश जी लगते हैं कि अभी मुलायम सिंह जी की मानसिकता पे चल रहे हैं या फिर कुछ अंतर लगता है? देखो, अखिलेश में मुलायम सिंह जी में अंतर आएगा। क्या लगता है कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं? शायद बाप तो बेटा की मान जाए लेकिन आपस में पोता नहीं मानता। कई सारी पार्टियां आपने भी बदली हैं और फाइनली अब आप बीजेपी में आकर के रुके हैं जी। तो सर, दो सवाल हैं। पहली बात तो ये, अलग अलग पार्टियां बदलने के कारण क्या हैं? चौटाला साहब आए, मैंने कहा जी, बोला पार्टी ने संभाल। रावदान सिंह ने हमारी वो प्रोग्राम दे दिया था, उसको कैंसिल करवा दिया। कैंसिल करवाने के बाद में मैंने कहा कैंसिल क्यों कर दिया? जो दीपेंद्र कहने लगा, राव साहब बीजेपी के अंदर क्या पसंद आता है? ठीक है, एक ये धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, इसके बारे में क्या विचार है? लेकिन सब एक है, तो क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने, क्यों मुसलमान बने? तो चुनाव तो आप लड़ेंगे नहीं कभी? मेरे ख्याल में मेरे को लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 75 साल के हो गए हैं, और लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो 20 साल कोई वैकेंसी नहीं है पार्टी में। राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पर, जैसा कि अभी आपने बताया, आरोप लगते हैं, और कभी ऐसा हुआ है एक आध बार कि विरोधियों को जवाब देना चाहा लेकिन अपने आप को रोक लिया हो? आपकी खुद की बात करूं तो किस विचारधारा से खुद को जोड़ के देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी या क्षत्रिय? कृष्ण भगवान ने दिमाग से लड़े थे, उसने कब गोली चलाई? सुदर्शन भी तो चलाते थे, डराते थे। सुदर्शन चक्कर तो हाथ में तो ये ईसा तो मैं भी रखता हूँ। ठीक है, तो धर्म के मामले में बाला साहेब ठाकरे जैसी जो कट्टरता है उसको मानते हैं या फिर उतना भी नहीं? तो सर, शोहरत और शक्ति के बीच विनम्र बने रहना आपको लगता है कि मुश्किल है? तो सर, एक रैपिड फायर खेलेंगे छोटा सा, मतलब मैं एक सवाल पूछूंगा जिसमें आप मतलब शॉर्ट में बिल्कुल छोटा जवाब देंगे। कौन होगा, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर? अगर आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले या कभी मिला होता तो सबसे पहली फाइल कौन सी साइन करते? नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द कहना हो तो आपकी नजर में वो एक शब्द में क्या है? राहुल गांधी आपकी राय में कौन है? वैसे तो आपने बता दिया है, पर कोई एक वर्ड उनके लिए बोलना हो तो। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर हैं एक्स एमएलए नांगल चौधरी और यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस स्टूडियो के अंदर। मैं भी आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप जिस प्रकार की आज आकर के आप हमारे बीच में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जी। सर, आपने भी अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से इतना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपका बचपन कैसे बीता, किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं? भैया मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो बड़ी अजीब कहानी है।
क्योंकि मेरी जो शक्ल आप देख रहे हो और जिस बात को लेकर के आज जिस राव बहादुर सिंह से मिलने के लिए आप आए, अगर मेरी पुराना रिकॉर्ड उठाने का काम करेंगे तो एक बहुत ही अजीब कहानी है। और मैं समझता हूं कि इस कहानी को सुन करके मैं उन गरीब को और उन बेसहारा बच्चों को अपनी कहानी बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मैं एक बहुत नॉर्मल परिवार से, और जो आज आप हरियाणा में बैठे हो जी, इस हरियाणा में न होकर के मैं एक राजस्थान में झुंझुनू जिला में तहसील खेतड़ी में और एक छोटा सा गांव, मेरे गांव सोड़ी में मैंने जन्म लिया। जी, और जन्म लेते वक्त भी परिस्थितियां अलग थी। हम गरीब परिवार के तो थे ही, लेकिन जिस प्रकार से मैं अपनी माँ के पेट में था, उस टाइम सबसे बड़ा कहर जो मेरे ऊपर आया, वो सबसे बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आई, मेरे परिवार पर आई। बड़ी ही सुनने वाली कहानी है, क्योंकि मैं 5 महीने का पेट में था। जी, तभी मेरे सिर से मेरे पिता का साया मेरे को छोड़ करके चला गया था, और 5 महीने बाद में मैं पैदा हुआ। जी, बल्कि आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 5 महीने पहले किसी का पापा गुजरे और 5 महीने बाद में चाहे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई न कोई शक्ल से भी देखते हैं कि शायद इस बच्चे ने जन्म लिया, पेट में जन्म लिया, और उस वजह से ये अपने बाप को भी कहीं न कहीं पहले ही वक्त से पहले लेकर के भेजने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ, और पैदा हुआ तब खुशी की बजाय बल्कि उस गम को याद करते थे। और हम जिस परिवार से पैदा हुए वैसे भी गरीब थे। जी, और जिस प्रकार से हमारे कोई, मेरी माँ के पास में, मेरे बाप के पास में कोई बड़ी जायदाद जमीन नहीं थी। हम में बल्कि एक छोटे से मामूली से घर में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद में जिस परिस्थितियों में, जिस प्रकार से मेरी माँ ने, चाहे मजदूरी की बात करें, चाहे हमारे राजस्थान में आज बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, चाहे गाय की बात करें, चाहे भैंस की काटड़ी की बात करें, उस मेरी माँ ने जिस प्रकार से हमारे को, मेरे एक बड़ा भाई था, मेरे से 2.5-3 साल बड़ा था, हम 2 भाई थे। जिस प्रकार से मेरी माँ ने जिस प्रकार से हमें ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाई, लेकिन सरकारी स्कूल में सोड़ी में जिस प्रकार से हमें पढ़ाई करवाने का काम किया, बड़ा प्यार से वो अपने आप में दुख झेलती थी और हमें प्यार भी देती थी। लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं ना, जिसका ऊपर से जो कोई बोले बिना बाप का बेटा बिगड़े और बिना बाप की माँ की बेटी बिगड़े, उस प्रकार की कहानियां रही। मैं अपने आप में, मेरा भाई तो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ करके 10वीं पढ़ करके 10 पढ़ा, मैं मामूली सी प्राइमरी स्कूल मैंने अपने 16 से 5वीं की। और उसके बाद में मैं अपने आप में हमारे नजदीक बालोट में हायर सेकेंडरी स्कूल थी, उसमें मैंने एडमिशन लिया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। नहीं, क्योंकि जब तक दबाव किसी चीज का न हो, तो मेरे बाप का दबाव नहीं था। माँ अपने आप में बेचारी वैसे ही मजदूरी कर करके भैंस की काटड़ी की घास ला करके और उनको संभालने का काम करती थी। जी, मैं अपने आप में ज्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं था, बल्कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं कहीं न कहीं 2 साल में 1 पास करता था। मैं इतना पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, पर मैं जिस प्रकार की परिस्थितियां मैंने अपनी माँ की समझी, उसको लेकर के मैंने 8वीं कर करके अपने भालोट स्कूल से, और मैं आपके बीच में, बल्कि अपने गांव में भी मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तब भी मैंने मजदूरी की, बल्कि 25-25 पैसे में एक जांटी छांगने का काम किया। जब हम जंगलात में जाते थे, नजदीक हमारे हरियाणा बोर्ड लगता था, 16 का जहाँ जंगल था, उसमें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर के 60 पैसे में एक गड्ढा खोदने का काम करते थे। गड्ढे, हाँ, गड्ढे खोदते थे पौधा लगाने का। और पौधा लगा करके जिस प्रकार से हम तैयार करते थे, जब हमारी छुट्टियां होती थी 1.5 महीने की, उस टाइम हम अपनी पढ़ाई के भी किताब के, कॉपी के पैसे लाते थे
और फीस तो खैर सरकारी में लगती ही नहीं थी। ठीक बात। वो तैयार कर करके हम पढ़ते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हमारे प्रति थी नहीं। और मैंने वहीं से रह करके और एक यहाँ हरियाणा प्रदेश में मैंने मुसाबित समझा कि भाई जाकर के कहीं नौकरी करें। और मैं अपने आप में हरियाणा प्रदेश में आकर के मैंने कनेना कस्बा में ठेकेदारों के यहाँ 150 रुपए में नौकरी की। बल्कि बड़ी मेहनत के साथ करता था, बड़ी मेहनती था मैं। और मैं अपने आप में ये भी कहूं कि मैं जिस प्रकार का काम करता था उसको लेकर के और लोगों को 160-150 रुपए देते थे, मेरे को उन्होंने 300 रुपये भी देने का काम नौकरी में किया। अगली साल उनके साथ में मिलकर के मैंने अपने गांव में ही, मेरे ऊपर और तो कोई विश्वास करता नहीं था जी। लेकिन एक गांव में ही मैं अपने गांव में, हमारे गांव के बोरे होते थे और उनमें एक अर्जुन लाल का नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने 5,000 रुपये लिए। और 5,000 रुपये लेकर के जिस प्रकार से मैंने भी यहाँ पार्टनरशिप डालने का काम किया, 5,000 में 5 पैसा मुझे पार्टनरशिप शराब के ठेकों में मिली। और मैं शराब का ठेके बढ़ने के बाद में 5 पैसा मतलब 5% 5% का मैं पार्टनर रहा। और उसके बाद में जो परिस्थितियां बदलती चली गई, अगली बार जब मैंने ये कहा कि मुझे कुछ और पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में साथी जुड़ चुके थे, ठीक बात, तो उन्होंने मना किया। हमने एक अलग टीम बना करके फिर हमने कनेना दोबारा ठेका लेने का काम किया और अच्छी अपनी पार्टी बना करके लिया। और जिस प्रकार से अपने आप में मैं ये कहूं कि सेल्समैन से सिर्फ ही 1.5-2 साल में आपका रिकॉर्ड बढ़ता चला गया जी। और हम एक सेल्समैन से ठेकेदार के नाम से लोग पुकारने लगे। और जिस प्रकार से हम 77-78 में वहां रहे, 78-79 में वहां रहे और 80-81 में हमने आपके बीच में आकर के आपके महेंद्रगढ़ में आकर के यहाँ राव बंसी सिंह बहुत बड़े ठेकेदार होते थे, जिनका बेटा राव नरेंद्र पीछे कैबिनेट मंत्री भी था। आजकल वो हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी है। और राव बंसी सिंह भी एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ मंत्री यहाँ हरियाणा प्रदेश में रहा भजन लाल जी के साथ में। तो ये पहले बहुत पुराने ठेकेदार होते थे। हमने जब ठेके लिए यहाँ, तो अपने आप में मैं कहूँ कि हम एक बहुत छोटा सा मामूली से एक, मैं ये कहूं कि हमारे को कोई समझता नहीं था। ठीक बात। हमने बोली दी, भगवान की मर्जी थी, वो ठेका हमारे नाम से छूट गया। अधिकारी चाहते थे कि उन बड़े ठेकेदारों को, राव बंसी सिंह के आदमी को ठेका देना चाहते थे, लेकिन पब्लिक मेरे साथ में थी। गरीबी को देख करके यहाँ की जनता ने एक ही बात कही कि ये बोली राव बहादुर सिंह की है। राव तो नहीं कहते थे, मेरे को बहादुरिया कहते थे। अगर बहादुरिया की बोली है। सारे लोगों ने आवाज उठाई और आपको आज बताना चाहता हूँ, एक्साइज के अधिकारी उनको ठेका देना चाहते थे, लेकिन पब्लिक की आवाज सुन करके आज मेरी याद आती है, हमारे यहाँ कलेक्टर जिसको डीसी कहते हैं, वो बाला भास्कर यहाँ एक डीसी होता था, उसने सबकी आवाज सुन करके कहा बैठने का काम करें। क्या बात है? बोले राव बहादुरिया की बोली है। बहादुरिया की बोली के साथ में डीसी ने भी कहा, हाँ मैं भी मानता हूं इस बात को कि ये लड़का जो खड़ा है ये ओम प्रकाश एंड कंपनी के नाम से बोली है, ये बोली इसकी है, इससे आगे किसी को लेना है तो आगे बोली देने का काम करें। तो क्योंकि उनके जब राव दलीप सिंह मंत्री होते थे, राव बंसी सिंह भी बहुत कदावर नेता भी थे, ठेकेदार भी थे, उन्होंने कहा यहाँ नहीं तो चंडीगढ़ से हम कैंसिल करवा करके और इनको दूर करने का काम करेंगे। मेरे को भी काफी लोगों ने कहा कि आप भी चंडीगढ़ जाओ, अपनी कानूनी कार्रवाई करो। मैंने कहा ना तो हमने चंडीगढ़ का रास्ता हूं पतो और ना मार्ग में कोई कार्रवाई करवाओ ना लो, हम तो भगवान के सारे हैं, भगवान लाया था और भगवान अपने आप न्याय करेगा। तो आज आपको बताना चाहता हूँ, बात मेरी याद है, हम गए नहीं और ठेका कानूनी तौर पर अधिकारी, आज भी मैं कहता हूँ अधिकारी ठीक है और जिप भी ठीक थे, उन्होंने हमारे नाम से ठेका करने का काम किया। फिर यहाँ हमने ठेके चलाए, आपस में कंपटीशन भी रहा और उसकी वजह से आपको आज बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 3 साल के अरसे में मैंने 80 में आया, 81 में, 82 में मेरा पूरा जिला में जिस प्रकार का आपका 22 साल की उम्र में जिला महेंद्रगढ़ पर कब्जा करने का काम किया
और उसके बाद में जितना रिकॉर्ड बनता चला गया, फिर तो बाद में मेरे से लोग जुड़ते चले गए। चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे यूपी की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की बात करूं, चाहे आज हिमाचल की बात करूं, हमने कई जगह शराब का काम भी किया। तो ये तो हमारी जन्म जो गरीबी रेखा से उठ करके आए वो थी। और आज आपके बीच में जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं, मैंने जन्म लिया हरियाणा में और कर्म भूमि मेरी रही कनीना में, और जिस प्रकार से चलते चलते हमने अच्छी प्रोग्रेस की और लोगों ने भी बड़ा साथ दिया। और उसकी वजह से बाद में 1990 के दशक में मैं अपने आप में पूरी तरह से सक्षम था। तो मैंने अपने गांव में मेरे दादा माड़ू राम के नाम से एक धर्मशाला बनाने का काम किया। मेरा दादा गुजरा था उस वक्त मैंने हमारे राजस्थान में जिस प्रकार का तोल का काज करते थे, वो भी मैंने मेरे दादा का तोल का काज हमने करने का काम किया, धर्मशाला बनाई। तो हमारे इलाके में और हरीरवाल में एक ही बात थी कि राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम का वंशज था, जो मुख्यमंत्री रहा प्रदेश का। हमने उनसे गुहार लगाई और उन्होंने हमारी सोली में जाने के लिए अपने आप में उन्होंने इजाजत देने का काम किया। उनकी इजाजत लेकर के हमने जब सोली में प्रोग्राम किया, उस वक्त राव वीरेंद्र सिंह जी ने सोली में 30-40 हजार की भीड़ थी। लोग देख करके, राव वीरेंद्र भी देख करके अपने आप में ये कह गया कि मामला क्या है। राव साहब ने एक बात कही थी कि हरियाणा का पैसा राजस्थान में तो आपने अच्छा लगाया, अच्छा काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हरियाणा में भी कुछ कर करके दिखाएं। उसी वक्त हमने एक नियम लिया था कि कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में, देश में एक बहुत बड़ा नाम काम करने का काम करेंगे। वो आज आपको बताना चाहता हूं। हमने 1857 में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अंग्रेज आंदोलन का काम किया था, राव तुलाराम ने, उनकी मूर्ति हमने आपके बीच में महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम के चौक के नाम से हमने मूर्ति की शुरुआत की। और उसमें माननीय मुलायम सिंह जी हमारे सबसे पहले चीफ गेस्ट वो थे, राव वीरेंद्र सिंह जी तो थे ही। और मूर्ति बनाने के बाद में जिस प्रकार से आपने मूर्ति बनाई, और आज हमारे बीच में अधिकारी, आज वो कमिश्नर है, वीराजा शेखर एसडीएम होते थे। उन्होंने एक बात और भी कही कि राव साहब, राव बहादुर सिंह, अगर आप ये मूर्ति राव तुलाराम की बनाते हो, मैं आपका सहयोग भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर की भी मूर्ति लगवाने का काम करें। तो वो भी हमने लगवाने का काम किया। तो आपके बीच में जिस प्रकार का हमने काम किया, उसी प्रकार से चलते चलते हमारे आज तो हमारे बीच में नहीं है माननीय हमारे चंद्रभान बोरा, जिसको दुलोठिया बोरा कहते थे, वो अपने आप में मेरे से बड़ा प्रेम करता था। उसका टाइम अंतिम आ गया था, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी, बेटे सारे काम कर दिए तने, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इलाके में जिस हरीरवाल कहते हैं मेजोरिटी में, यहाँ कोई एक यादव धर्मशाला हमने काफी प्रयास कर लिए, आप इसका भी शुरुआत आप करवाने का काम करें। हम उनकी बात को भी ग्रहण कर करके, और हमने सबसे पहले अगर शुरुआत की थी, ये इसमें कोई दो रहने की, राव तुलाराम में भी पूरे इलाके ने बड़ा भारी मेरे को भरकम पैसा देने का काम किया, धर्मशाला बनाई। तो यहाँ के मेरे जितने भी बुजुर्ग थे, मैंने अगर किसी आदमी के पास में 51 रुपये भी नहीं थे, तो भी मैंने 5100 लेने का काम किया, 51,000 रुपये लेने का काम किया। एक एक आदमी ने यादव धर्मशाला की भी आपने शुरुआत की, तो लोगों ने बड़ा सहयोग देने का काम किया। बाद में जब बात शिक्षा की आई, जब मैं अपने आप में, लोग मुझे कहने लगे, बहादुर सिंह जी ठेकेदार साहब, आप एक शिक्षा का डंका और जगाने का काम करें। आप शिक्षाविद लोगों ने, आप जैसे मेरे भाइयों ने मेरे को मोटिवेट किया। उनमें सबसे पहला आदमी अगर कोई था तो वो राजेंद्र देवास मेरे साथ में लगा, और उसके पास में हमारी टीम थी, विजय सिंह था, सारे लोग जो भी आज मतलब
वेदपाल है, आज कई लोग, बहादुर सिंह तिवारी चला गया, जननारायण चला गया, और मतलब काफी लोग हमारे बीच से चले गए जो हमारे साथ में जुड़ करके, वीर सिंह जी है, ये लोग हमारे साथ में थे, इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। और हमने आपके बीच में यदुवंशी नाम का पौधा 1995 मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन ये यदुवंशी नाम का पौधा हमने लगाने का काम किया जी। और जिस प्रकार से इस पौधे ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया। स्कूल तो पहले थे, लेकिन जिस प्रकार का एजुकेशन का एक माहौल बड़ा, और 95 के बाद में 98 में हमने पहली बार जिस इलाके में ये कहते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, आईएएस का बेटा आईएएस बने, आईपीएस का बेटा आईपीएस बने, जनरल कर्नल का बेटा कहीं लेफ्टिनेंट बने, और पहले हमारे आईआईटी तो थी नहीं, आईटीआई कहा करता, और वो हमने एक रिकॉर्ड बना करके पहली बार 98 में गरीब के बच्चों 4 हमने डॉक्टर बनाए। उसके बाद में अगली बार आपके तकरीबन 25 बच्चे बने। उसके बाद में रिकॉर्ड टूटता चला गया। जब पहली बार निकले तो एक बात कहता था, शराब का ठेकेदार है, कहीं न कहीं सेटिंग कर करके निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ आपकी मेहनत थी, टीचरों की मेहनत थी, मेरे साथ में जितने साथी लगे उनकी भी मेहनत थी जी। हमने सब ने लग करके इस इलाके में, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इस इलाके की इस 32-33 साल की इस मतलब थोड़े से दिनों में इस इलाके की हमने तस्वीर बदली, और उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लोगों ने भी मेरी भी तस्वीर बदलने का काम किया। पहली बात तो ये, मैं एक छोटे से परिवार से पैदा हुआ जी। दूसरी बात ये कि मैं एक राजस्थान में जन्म लिया। तीसरी बात ये, मेरी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं थी। चौथी बात ये कि मेरा कोई इतना बड़ा रिश्तेदार नहीं था। फिर लोगों ने मेरे को कंधों पर बैठा करके और पहला चुनाव 2005 में लड़वाया, और वो भी माननीय मुलायम सिंह जी की टिकट मिली। मैं मात्र 2700 वोट से नारनौल से हार गया था। उसके बाद में जिसकी प्रकार की परिस्थितियां बदली और आपके 9 का चुनाव आया, माननीय चौटाला साहब ने हमें टिकट दी, और उसके बीच में भी टिकट दी, परिस्थितियां बीच में मैं माननीय चौटाला साहब को भी, मैं अपने गांव में एक सोड़ी गांव में स्कूल बनाया था, वहां मैं चौटाला साहब को लेकर के गया था। उसी वक्त ही मेरे को चौटाला साहब ने कह दी थी, बहादुर सिंह चिंता मत नहीं करना, कई लोग तेरे को कहने वाले आएंगे, ऊंट और जाट बिरचोड़ो मन नहीं, वो कहीं न कहीं अटैक करेगा, लेकिन मैं तेरे को आज वादा दे करके जाता हूं, तेरे को एमएलए भी बनाने का काम करूंगा। ये सोड़ी की बात है। और मैं आज चौटाला साहब आज स्वर्ग में, आज हम नरक में बैठे हैं। मैं चौटाला परिवार का और चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, छोटे से परिवार में पैदा हुआ, राजस्थान में पैदा हुआ। पहली बात तो मैंने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मेरे भाई राजस्थान का भी कोई सुनता हो तो अपने आप में गर्व से कह देना कि हमने भी हरियाणा में जाकर के राजनीति की है। आपका राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति मैं ही पहला बना हूं जो राजस्थान में जन्म लिया और राजनीतिक आकर के हरियाणा में की। वो आपके बीच में, मैं 9 में आपके बीच में 14,000 वोटों से जीत करके हरियाणा विधानसभा में पहुंचा। और वो प्यार रुका नहीं, बल्कि मोदी जी की आंधी चल रही थी 2014 में। जिस प्रकार से मेरे को आपको टिकट मिली भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो तो ठीक है, कहीं न कहीं मेरे ख्याल में भ्रमित हो गए लोग जो मेरे साथ में उसी प्रकार से जो 5 में रहे और 14 में रहे। लेकिन जिस प्रकार से मेरे को टिकट माननीय चौटाला साहब ने दी, और जिन परिस्थितियों में चौटाला साहब जेल में थे, और लोगों ने चौटाला साहब को मान करके मुझे भिवानी और दादरी से जिताने का काम किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां मैं जीतना चाहिए था वहां पता नहीं मोदी जी की कितनी बड़ी आंधी चली, और उसकी वजह से मैं मात्र 41,000 वोटों से पिछड़ने का काम किया। मैं सेकंड रहा। राव चौधरी बंसी लाल की पोती तीसरे नंबर पर, और मैं दूसरे नंबर पर रहा। मैं उस बात का भी धन्यवाद पूरे इलाके का करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इन्होंने हरियाणा विधानसभा में, देश की पार्लियामेंट में, और जब मान सम्मान की बात आती है तो 36 बिरादरी आज भी आपका सम्मान करते हैं।
और सम्मान इसलिए करते हैं कि मैंने भी बेधड़क होकर के इस इलाके में, आज चाहे यूपीएससी के रिजल्ट की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे आज नीट की डॉक्टर की बात करें, देश में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे देश में वो नंबर 1 पर भी मेरे बच्चे रहे हैं। चाहे आईएएस की बात करें, चाहे डॉक्टर बनाने की बात करें, इस बात को लेकर के लोगों ने भी मेरे को प्यार देने का काम किया। और भाई हमने भी जी तोड़ लोगों के साथ में लग करके, जब इलाके की बात आती है तो वहां पीछे हटने का काम नहीं करते। ये हमारी पृष्ठभूमि रही है जी। अगला तकरीबन आज मैं 70-72 का होने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में शायद 5-7 साल मैं राजनीतिक की वजह से कहीं न कहीं मेरी इच्छा है कि इस इलाके को, पूरे इलाके को, चाहे मेरा नजदीक लगता बुहाना तहसील की बात करूं, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करूं, और आज तो हरियाणा प्रदेश की बात करूं जी, मैं इन लोगों का कर्जदार हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक तो अलग बात है, राजनीतिक तो वैसे भी राजनीतिक से मैंने कह दिया कि हम आप राजनीतिक नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक प्रण लेता हूं कि इस इलाके में अब हम हर घर में आईएएस पालेंगे, आईपीएस पालेंगे, हर परिवार में एक डॉक्टर देने का काम करेंगे, अच्छा संस्कार दे करके इस इलाके को और उठाने का काम करेंगे। ये हमारे प्रयास रहेंगे और इसको लेकर के हम इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। तो आपकी कहानी से ये सिद्ध होता है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई से ही जीवन में बहुत कुछ किया जाए, शराब भी किसी आदमी को मजबूत बना सकती है, सफल बना सकती है। देखो, अगर मैं तो एक बात और कहूंगा, अगर व्यापार में अगर किसी चीज में चलना है तो एजुकेशन तो एक बहुत बड़ी चीज है जी। एजुकेशन तो एजुकेशन है ही, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, आज से नहीं, सृष्टि रति जब से लेकर के आज तक के जितना काम अपने आप में कोई मेरा ऐसा कम पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, वो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। क्योंकि एक कम पढ़े लिखे आदमी में कानून की मादा दिमाग में कम काम करती है। पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग में जब भी पैर रखता है तो भी कानून की तरफ चलता है, और हम पैर रखते हैं तो रिस्क की तरफ रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि अनपढ़ आदमी भी कोई बड़ी बात नहीं, तरक्की कर सकता है, करियर करते रहेंगे। आज भी लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। सही बात। सर, समाज में कई सारी दंत कथाएं भी आपको लेकर के प्रचलित हैं। जैसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप ऊंट के ऊपर भी शराब बेचते थे कभी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ऊंट की बात नहीं, मैं सिर पर धरकर भी शराब बेचता। ठीक है। और मैंने अपने आप में कच्ची शराब भी काटने का काम किया। उस समय इलीगल नहीं होती थी? इलीगल थी, लेकिन पेट गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता। वो आपने बता दिया कि पढ़ा लिखा आदमी कानून सोचता है। हाँ, वो पढ़ा लिखा आदमी कानून सोचता है, तो मैंने आपको बताई थी, मैंने किया है। ठीक बात, ठीक है। इसका मतलब दंत कथाएं ठीक है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, होगी, ठीक होगी, मानूंगा। सही बात। तो मतलब खुल करके पॉडकास्ट चलने वाला है, ये कोई लाग लपेट नहीं होगी इसमें। सीधा सा है। हाँ। तो सर, ऐसा कौन सा पल था आपकी जिंदगी में जिसने आपकी जिंदगी की पूरी दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख दिया? एक कोई ऐसा पल? पहली बात तो ये कि एक पल वो था जब मैं अपने आप में इस हरियाणा प्रदेश में आया, और वो बहुत बड़ा पल था जिन लोगों ने मेरे को सहयोग दिया और सहयोग देकर के मोटिवेट करने का काम किया। वो 77-78 का पल था जहां मुझे लोगों की सपोर्ट मिली और मैंने तरक्की की। जी। बचपन में कभी जब छोटे थे तो सोचा था राजनीति और समाज सेवा के काम में आएंगे? नहीं, कभी ऐसी सोच नहीं थी, कभी नहीं। मैं अपने आप में, क्योंकि इतने परिवार से था ही नहीं, मैं अपने आप में सोच सकता था। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि मैं जल्दी ही, मैं अपने गांव का, बल्कि उम्र छोटी थी लेकिन लोगों का प्यार था, मेरे दिमाग में एक पॉलिटिकल की बात आई, मैं अपने गांव का पंच भी रहा और न्याय पंच भी अपने गांव में 76-77 में रहा। जी। लोगों ने सपोर्ट दिखाया उस समय। हाँ, जब प्यार तो आज भी सपोर्ट करता है। हाँ, गांव आज भी सपोर्ट करता है। जी। तो सर, परिवार ने शुरुआत में संघर्ष किया जैसे कि आपने बताया जी, ठीक है, लेकिन जब आप तरक्की कर गए थे, मतलब जैसे 90 के दशक तक आप आते आते स्थापित हो चुके थे जी, उस समय माँ क्या सोचती थी? मेरी माँ जो सोचती थी वो अपने आप में, हमारे गांव में मेरी माँ की जो तमन्ना थी
वो हमने सबसे पहले जब से हम व्यापार में आए उसको लेकर के वो धर्म का काम मेरे से करवाती थी। चाहे मेरे गांव में चारों तरफ प्याऊ की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे कहीं भी कोई बात आई, मेरी माँ ने जो मेरे को आदेश दिया वो मैंने करने का काम किया। चाहे वो आज भी मेरे को आदेश देती है और पहले भी मेरे को आदेश देती थी जी। वो काम मैं मेरे गांव में, खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे गांव में मेरे को जो मेरी माँ ने कहा वो मैंने सारा करने का काम किया। शराब के धंधे के लिए मना नहीं किया माँ ने? मेरी माँ ने शराब के धंधे के लिए मना किया था, लेकिन हमारे पास में परिस्थितियां ऐसी थी उस टाइम हमारे गांव में कच्ची शराब लोग निकालते थे और उसी से हरियाणा प्रदेश की सरहद पर हमारा गांव है। सारा गांव तकरीबन कुछ लोग थे वो नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने आप में खुल करके बताना चाहता हूँ हम गरीब थे, ये काम करते थे। बिल्कुल ठीक बात। तो अभी माँ की उम्र कितनी है? मेरी माँ अब 98 साल के तकरीबन हो चुकी है। अभी स्वस्थ रहती हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। और अग्रणी आपको निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि अब की बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हम अपनी माँ का, मैं ये कहूंगा कि काज करेंगे तो थोड़ी सी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपनी माँ का जन्मदिन मनाने का काम भी अब की बार, एक तो 12 जनवरी और एक 13 जनवरी, एक 14 जनवरी को बहुत ही बड़ा जन्मदिन मना करके और सिल्वर जुबली भी 25 साल पूरा करेगा मैं सोली स्कूल। और उधर से यदुवंशी का भी जन्मदिन है और मेरी माँ का भी जन्मदिन, तीनों काम अब की बार करेंगे। आप भी उसमें, आपको भी एडवांस में निश्चित पहुंचेंगे। तो सर यदुवंशी ग्रुप की आपने शुरुआत करी जी, इसके पीछे एक ऐसी सोच जो बिल्कुल खोलने से जस्ट पहले आपके दिमाग में आई होगी? जहां तक के हमने जब यदुवंशी स्कूल की खोलने की बात थी, स्कूल खोलने की बात थी, तो हमारे पास में 2-3 नाम आए थे। हमारे साथियों ने, आज भी फाउंडर राजेंद्र जी मेरे साथ में थे और भी साथी, मैंने सबका नाम लिया, वो सारे लोग थे। तो उन्होंने सब ने सलाह दी कि भाई एक तो सोली विद्या विहार के नाम से खोल सकते हो जी, एक अपने पिताजी के नाम से राव चिरंजीव लाल के नाम से खोल सकते हो, और एक नाम मेरे को ये दिया कि आप यदुवंशी भगवान कृष्ण के नाम से भी खोल सकते हो। तो मैंने और चीजों को पीछे हटाते हुए मैंने सबसे अच्छा मेरे को अगर लगा तो मेरे को ये यदुवंशी नाम, भगवान कृष्ण का नाम अच्छा लगा और इसको लेकर के मैंने सहमति दी कि यदुवंशी के नाम से ही हम ये संस्था बनाने का काम करेंगे। और अगली बात और बताना चाहता हूं, 1995 से पहले ये भी एक रिकॉर्ड की बात है, हम लोगों ने सारों ने मिलकर के जो नाम दिया उससे पहले कोई इस देश में यदुवंशी नाम का कोई पौधा नहीं था। ठीक बात। लेकिन आपने जब से यदुवंशी लिखवाई उसके बाद में चाहे किसी भी प्रदेश में चला जाना आपको यदुवंशी नाम जरूर मिलेगा। ये ऐसा एक पौधा हमने लगा। हम चले अकेले थे, कारवां बढ़ता चला गया। तो सर शुरुआत में ये समाज सेवा का सपना जो था, बड़ा शिक्षा मॉडल खड़े करने की जो योजना थी, आज आपको लगता है कि आप उसमें पूरी तरह से सफल हो गए हैं? मैं सफल नहीं, मैं अपने आप में मैं समझता हूं कि मेरी जो सोच थी और मैं अभी अपने आप को अधूरा मानता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास में काफी टाइम और है। मैं चाहता हूं कि कोई तरक्की का कोई पैरामीटर नहीं होता। तरक्की जितनी करी जाए कम है। मेरी सोच ये है कि आने वाले टाइम में, देखो एक बात मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूं, आप अगर कोई काम करोगे लोगों को, अगर आपके साथ में लोग नहीं लगे तो आप उसको, शायद हो सकता है उनको कुछ न कुछ आप कहीं न कहीं गुस्सा खा करके कह भी सकते हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, सारे मेरे साथी सुन रहे हैं दोस्तों, अगर कोई आपसे काम लेता है तो आपको बहुत बड़ा और आपका बहुत बड़ा नाम करने का काम कर, अपने आप में भी वही आदमी सक्सेस होता है जो काम करता है। मिसाल के तौर पर आपके बीच में राव तुलाराम था, 1857 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया 18 साल की उम्र में। शायद जिस दिन तो ये लगता था कि इस इलाके के लोगों को, जवानों को मरवाने का काम किया। कुछ लोग लगे भी नहीं, कुछ लोगों ने गालियां भी दी, लेकिन वो काम 1857 से लेकर के 1947 तक जिन लोगों ने उनकी बात सुन करके उनकी ग्रहण की, उसको लेकर के
देश आजाद हुआ, आज खुली हवा में बैठ करके हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं कहता हूं जो भी आपको अगर सख्ती से कहता है तो उसको आप जरूर ग्रहण कर करके उस काम को पूरा करना है। जी सर, एक सीधा सवाल अगर मैं पूछूं, यदुवंशी ग्रुप का पूरा टर्नओवर कितना है आज? यदुवंशी ग्रुप का टर्नओवर तो मेरे ख्याल में अभी मैं अपने आप में बताऊं तो भाई मैंने तो कितने पैसों देखो तो 10 पैसा देखा था। अब तो यो मामलो तो मेरे ख्याल में सीए बता सके हैं या आज का जवान छोरा पैसा गिनने वाला बता सके हैं। रफ आइडिया मेरे ख्याल में भाई तकरीबन 10 करोड़ के करीबन तो तनख्वाहें जाती हैं और तकरीबन साल का 10 करोड़ बता रहे हैं? नहीं, एक महीने का 10 करोड़ का महीने का बता रहे हैं। सैलरी जाती है जी। और डीजल भी तकरीबन करोड़ों रुपए का डीजल भी जलता है और भी खर्चे हैं। और मेरे ख्याल में जो खर्चे हम करते हैं, जब मेरे ख्याल में 150 करीबन तो खर्च ही करते हैं, तो 200 करोड़ का टर्नओवर भी होगा। 200 करोड़ के आसपास साल का। हाँ, साल का जी टर्नओवर रहेगा। हाँ ठीक है। नहीं, कई लोगों का सवाल होता है कि पता है कितना कमाते हैं, कोई पूछ तो ले, तो हमने सोचा पूछ ही लें आज। नहीं खूब, ये बहुत कमाई है। सही बात है। देखो जिस आदमी ने रुपये देखो नहीं उसके पास 200 करोड़ और क्या। हाँ बहुत है, ठीक बात। तो सर एक चीज और भी है, कमाई के ऊपर जनता कहती है कि यदुवंशी स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, गरीब परिवारों के लिए चुनौती है कि कैसे पढ़ाएं। जहां तक के बात फीस की है, ये भी मैं आपके आगे क्लियर करना चाहता हूं कि फीस भी जी शायद इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 1995 से लेकर के जिस इलाके में जिस टीचर को मुश्किल से 400 रुपए मिलते थे, ठीक बात, उस टाइम हमने तकरीबन 10,000 रुपए टीचर को दिए। और आपके बीच में जिस प्रकार की हमने एजुकेशन दी उसको लेकर के फीस भी हमने, इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी ली, लेकिन टीचर भी हमने तकरीबन 5-5 लाख 4-4 लाख के टीचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की बात करें जी, हमने मोटी तनख्वाहें देने का काम किया। और जिस प्रकार से रिजल्ट्स निकले, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने अच्छी फीस ली थी। लेकिन अब पहले हमारे दिल में यह भी थी कि भाई हम पूरे प्रदेश में दक्षिणी हरियाणा में स्कूल बनाने का काम करें। अब हमने सारे काम पूरे कर लिए। और आखिरी बात यह भी बताना चाहता हूं कि एक आदमी की जिम्मेवारी होती है, एक तो इंसान अपने जन्म लेता है तो एक तो मकान की सोचता है, एक अपने बच्चों की शादियों की सोचता है, और भाई एक सम्मान की सोचता है जी। तो आज मेरे को सारी चीज, चाहे बच्चों की शादियां थी, मैंने अपनी बेटियां 4 थी उनकी शादी अच्छी कर दी, बेटा की शादी कर दी। अरे भाई आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक पोता अपने आप में डॉक्टर है, एक MBA करके आया है, और दो से वो MD हैं, डॉक्टर से, दो थी MBBS कर ली जी। और इस प्रकार से मेरे 14 डॉक्टर हैं जी। तो मेरे ख्याल में अभी पिछली बार की बात करें, आज आपको ये बताना चाहता हूं, आप मेरी बात को दूर तक पहुंचाना भी जी। पिछली बार जो हमारी फीस 4200 रुपए थी, वो अब की बार मैंने आपके बीच में 1400 रुपए करने का निर्णय पिछली बार ही ले लिया था। ये 4200 रुपए किसके लिए? ये जो हमारी 4200 जो छोटी क्लास की फीस थी, LKG UKG फर्स्ट की, वो 4200 की बजाय पिछली टर्नओवर में मैंने 1400 रुपया करने का निर्णय मैंने जी। और इसी प्रकार से जो फीस हम 15-16 हजार रुपए प्लस 1-2 की लेते थे, वो भी हमने 50 करने का निर्णय लिया, 50% कर दिया। तो अब फीस हमारी जो भी स्कूल हैं उनसे, बल्कि मैं कह सकता हूं दावे से कि हमारी फीस सबसे कम है इस समय। ठीक है। अच्छा, ये कई बार कुछ पेरेंट्स वगैरह भी ऐसा होता है, हालांकि देखो जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो लोग आवाज़ उस पर उठाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह करते नजर आते हैं कि शुरू में कुछ फीस और बता दी जाती है, बाद में कुछ इस तरह की चीज़ें कभी होती हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी जो 5-10 दिन पहले की बात करोगे, कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमने पिछली बार 11वें महीने में 24 में एक निर्णय लिया था कि भाई बहुत होली, क्योंकि 1924 में आपका चुनाव हुआ, चाहे पार्लियामेंट का था, चाहे विधानसभा का हरियाणा प्रदेश में था, और जब तक मैं सक्रिय राजनीतिक में था, उसके बाद में जब राजनीतिक में कहीं न कहीं कामयाबी नहीं मिली, मेरा थोड़ा सा मोह भंग हुआ, उसको लेकर के मैं कहा समाज की सेवा करेंगे। मैंने 11वां महीने में एक निर्णय लिया था कि
मैं वो चाहे राजस्थान की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, गरीब के बच्चों को, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनको हम फ्री पढ़ाने का काम करेंगे जी। लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है कि हमने तकरीबन 3200 बच्चे अपने ग्रुप में लिए और उनमें 3200 मां से मुश्किल से 1-2 बालकों को छोड़ करके सारे 1.5 लाख 2 लाख मोबाइल वाले, कार वाले, कोठियों वालों ने एडमिशन ले लिया। LKG UKG फर्स्ट में हमने एडमिशन में नहीं लिया, लेकिन हमारे साथियों ने दे दिया था। तो मैंने उनको देख करके मैंने कहा आप तो पैसे वाले हो, आप पैसा जमा करवाने का काम करें। तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और मैंने उनको जवाब भी देने का काम किया कि हम आपको पैसे वालों को पढ़ाने का काम। तो इसके लिए आपने कुछ क्राइटेरिया रखा था कि एडमिशन इस तरह से आना चाहिए था? क्राइटेरिया मैंने बताया ना, जिसके पास में या तो किसी बच्चे की पापा चला गया उसकी 50% फीस, मम्मी पापा चला गया उसकी सारी फीस। और बच्चे ऐसे नहीं निकले फिर बात? ऐसे कहाँ निकले, उन्होंने तो अपने बाप को भी मार दिया। माँ तो चलो चली गई पर बाप जी उन्होंने मार दियो, बिना माँ बाप का है जी। और कोई आपके सामने आकर के एविडेंस रखता है कि देखो इस बच्चे के सच में ही माता पिता नहीं है तो उसका फ्री बढ़ाया? वो मैंने पीछे भी अभी DC हमारे कैप्टन जो DC साहब ने मेरे को बुलाया था, SDM साहब ने भी, मैंने DO ने भी, मैंने उनको भी बताया कि अगर कोई गरीब का बच्चा तो आप उसकी तहकीकात करें, आपको फ्री पढ़ाने का। एक सर पिछले दिनों कोरोना के समय की बात है, एक कोई क्लिप थी जो वायरल थी जिसमें टीचर्स की सैलरी को लेकर के कोई एक विवाद बना था कि भाई मैं कहाँ से दूंगा फीस, अगर आप लेकर के आ सकते हैं गांव में जाकर के ले आए। तो ये सच था कुछ इसमें? नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां रही वो मेरे एक के साथ में थी, सबके साथ में जी। और जिस प्रकार से टीचर्स ने कोरोना काल में आपको पता है बंद होगी, और प्राइवेट संस्था अगर आप में अपने आप में कहीं फीस आती तो दे सकता है, कोई सरकार की तो हेड है नहीं, अगर सरकार हेड दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे शायद ध्यान में नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा है तो आपके ध्यान में है तो मैंने कहा भी होगा, इसमें मैं मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब लेकिन वो चीज़ कही थी वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच वायरल गई। लोगों ने कहा कि भाई टीचर्स थे तो अभी पहले आपके पास काम कर रहे थे, कोरोना के समय कहाँ जाएंगे, इस तरह की चीजें काफी फैली थी उस समय। बिल्कुल वो उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये उनकी सोच गलत है। मैं कहूँ मैं कहाँ जाऊंगा, वो तो एक गलत बात है। जब एक भगवान की देन थी और उसको कौन क्या मेट सकता है, वो तो कोई सरकारी तो थी नहीं, अगर मैं उनको दे दूं, ये बात है। सर जीवन में आप एक सफल शुरुआत करने के बाद में कभी डाउनफॉल का सामना आपने किया है कि कभी लगा हो कि यार किस तरफ आ गए, और ऐसा एक समय आया हो कि भाई हाँ, वैसे तो आपने जितना मैंने सुना है कि कभी डाउनफॉल देखा नहीं, पर फिर भी कभी ऐसा समय आया तो बताइए। नहीं, कई बार ऐसा टाइम आया है, क्योंकि हमने चाहे बिजनेस से शराब की ठेकेदारी की, चाहे माइनिंग का काम किया, और चाहे माइनिंग में क्रेशर की बात करें, व्यापार हमने तेल की सिरसू का मिल का भी काम किया, एजुकेशन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं, कई बार डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल जिंदगी में आना भी चाहिए, और डाउनफॉल को देख करके आदमी को घबराना भी नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से बात करते हैं व्यापारों की, व्यापारों में इस वक्त डाउन चल रहा है, चाहे शिक्षा की बात करें और चाहे किसी भी बिजनेस की बात करें, कोई दो राय नहीं कि आज जिस प्रकार से 2-3 साल से व्यापारी कहीं न कहीं डाउन है। लेकिन इस बात की खुशी मिलती है, आज जहां हम अपने स्कूल में मेहंदड़ की बात करते हैं, वो जमाना हम याद करें जब हमने ये अपने आप में 87 में यही जमीन हमने 1,17,000 रुपए में सारी जमीन लेने का काम किया जी। और उस बात को तो हम याद नहीं करते, और उस बात का तो भगवान को हम धन्यवाद नहीं करते। हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हमने 1 लाख के लिए राजिए अपने आप में 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी बनने का काम किया जी। अगर भगवान ने कहीं, हो सकता है भगवान ही तो देने वाला है, लेने वाला भी वही है, और भगवान ने कहीं डाउनफॉल भी कर दिया और 150 करोड़ रुपए की चोट भी लगी, तो उसी ने तो दिया है। आज आपके पास में खरबों की प्रॉपर्टी है, वो उसकी देन है। तो मैं तो ये कहता हूं कि डाउनफॉल आएगा, आदमी काम करेगा, चोट भी खाएगा, आदमी चलेगा, कहीं रोड पर चलेगा तो एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। तो मैं घबरा के काम नहीं किया,
दिल से काम करता हूँ और उसका फायदा भी। जी, एक और लोगों के मन में बड़ा सवाल आता है कि जब भी आप कोई नई संस्था खोलते हैं यदुवंशी, तो पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ खड़ा करते हैं, पूरा कैंपस एक साथ, चलिए आपके पास वो बैकअप भी अच्छा खासा है, लेकिन हर जगह पे लोग इतनी फीस अफोर्ड कर लेते हैं और लोग आ भी जाते हैं यदुवंशी के अंदर और वो स्कूल सक्सेसफुली चल भी जाते हैं। तो ये किस तरह की मतलब आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? देखो, ये मैंने एक बात बताई कि आप अगर सच्चे दिल से काम करो, आपने, मेरा मतलब पैसे कमाने से नहीं है, पैसे कमाने से नहीं है, नहीं, मेरी शुरू से, मैं और भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं वैसे भी अपने आप में व्यापार भी किया, तो मैंने कंपटीशन भी खूब किया है। मैं एक बात आपको खुल करके बताना चाहता हूं, हुआ गरीब घर में हूं, हाँ। लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने आप को, जो आदमी अपने आप को दादा समझता है, ठुंडा समझता है, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठा करके और तुरंत जवाब देने का भी काम करता हूं, और जब तक उसको कहीं न कहीं उसका पारा ठंडा नहीं कर देता, इसने उसको छोड़ने का भी काम नहीं करता। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझे बड़ा तजुर्बा हुआ है, मैं खुल करके काम कर करके कामयाबी लेने का काम किया है। ठीक है, मतलब जहां भी जाते हैं मजबूती से लड़ते हैं। सर, राजनीति के अंदर आपने पहला कदम बढ़ाया, उस समय मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको मजबूर किया, कौन सी ऐसी घटना थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि राजनीति में आ जाना चाहिए? देखो, वो आज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि परिस्थितियां जिस प्रकार की थी, मेरा कोई राजनीतिक परिवार से मैं नहीं था, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप में, आज कर्नल साहब हमारे बीच में नहीं है, राव वीरेंद्र के विरोधी होते थे, उनके वैसे तो रिश्तेदार थे जी, लेकिन कहीं इनके आपस में बिगाड़ होता है तो अपनों से होता है, तो उनकी आपस में राजनीतिक आपस में द्वेषता थी। तो हमने सबसे पहले कर्नल साहब के साथ में लग करके उनका सहयोग करने का काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे राजनीतिक गुरु कहीं न कहीं आज आरपीएस स्कूल का जो मालिक था वो ओम प्रकाश था, वो हमारा राजनीतिक में हम उसको लेना चाहते थे, वो हमारा राजनीतिक गुरु था, क्योंकि शायद उसके पास में इतना तामझाम तो नहीं था, क्योंकि मेरे पास में शराब का काम था, गाड़ियां थी, घोड़ा था, मैं उनका सहयोग करता था और उनको हम एमएलए बनाना चाहते थे जी। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां रही, हमने कर्नल साहब का सहयोग दिया, वो ओम प्रकाश को टिकट नहीं मिली, और हमने कर्नल साहब का सहयोग देकर के उनको एमपी भी, खैर हमने तो नहीं, लेकिन भगवान ने बनाने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं बढ़ने के बाद में, और उन्होंने हमारी कहीं न कहीं आंख मिचौली करने का काम किया उसको लेकर के, और हमने कहा कि अब हमें कोई न कोई इसका विरोधी पकड़ना चाहिए, तो हमने राव वीरेंद्र सिंह को पकड़ा, और राव वीरेंद्र को हमने बहुत बड़ा सम्मान दिया, और हमें भी राव वीरेंद्र ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, और फिर राव वीरेंद्र ने भी कहीं न कहीं रिश्तेदारी में पढ़ करके हमें टिकट ना देकर, टिकट की चॉइस फिर भी बढ़ चुकी थी, फिर उसने रावदान सिंह को दे दी। तो फिर हम रावदान सिंह को देने के बाद में हम अपने आप में मुलायम सिंह की तरफ चले गए, और मुलायम सिंह जी ने, फिर मैंने यहां से चुनाव लड़ने का मन बनाया 5 में, तो लोगों ने मुझे कहा कि बहादुर सिंह, पहले भी हरी सिंह, दलीप सिंह, 2 यादव खड़े हो जाते थे, और उनकी वजह से वो रामविलास बीज बो दियो, तू अब फिर खड़े हो जागो तो पूरे फेरियो रामविलास जीत जाएगो। तो भाई मैं आनी हीरा की बात मान के ना, और मैं नारनौल चला गया, नारनौल से मैंने चुनाव लड़ा, नारनौल में लोगों ने जितना मेरे को प्यार दिया, मुलायम सिंह जी की टिकट थी, लेकिन मैं मामूली से 2700 वोटा से हारा, और वो भी राजनीतिक में लाने का काम, मैं ये कहूं कि माननीय चौटाला साहब से तो कहीं न कहीं तालमेल खराब हो गया था, इसने को मेरे को जेल में भेजा, और मैं जेल में भेजने के बाद मैंने कहा अब तो चुनाव लड़ेंगे, तो चौटाला की नाराजगी में 5 में चुनाव लड़ा, फिर चौटाला से राजी ना हुआ तो चौटाला ने मेरे को 9 में एमएलए बना दिया। तो ये हमारी राजनीतिक रही। तो एमएलए बने पहली बार, खुशी हुई होगी, कैसा अनुभव था? खुशी मेरे को नहीं, पूरे इलाके को इस बात की खुशी, खुशी इस बात की थी कि अपने आप में मेरे जैसे छोटे से परिवार के बच्चे भी ये सोचने लगे कि हम भी कल एमएलए बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा जैसा व्यक्ति नहीं बनता तो ना तो ओम प्रकाश बनतो, ठीक बात, ना अभय सिंह बनतो,
और मेरे ख्याल में क्योंकि ये 5-7 परिवार था, मेरे बनने के बाद में तो नई नई पौध पैदा होने लगी, आज कंवर सिंह बन गया जी। तो ये एक मोटी बात है कि आदमी राजनीतिक में आने के बाद में जब कोई एक परिवार से पढ़ा एक आईएएस निकलता है, उस परिवार में आईएएस की सोच बनेगी। सही बात। जिस समाज में आप गरीब घर का बच्चा एमएलए बनता है, एमपी, उस समाज की सोच बढ़ेगी, बच्चों की सोच बढ़ेगी। तो मैं तो कहता हूं कि ये सथाई किसी को नहीं रास्ते एक दो लोग बनाते हैं पर चलते बहुत सारे हैं उस पे। सारे। एक सर मुलायम सिंह जी का कई बार आपने जिक्र किया, करीबी रहे आपके। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी को मैं, बल्कि चाहे मायावती थी, चाहे चौधरी काशीराम जी थे, राव वीरेंद्र सिंह जी थे, जब भी इनका समझौता हुआ तब भी मैं राव वीरेंद्र जी के साथ में लग करके लखनऊ में जाकर के हमने बहुत बड़ा काम करने का निर्णय लिया था, क्योंकि मुलायम सिंह जी भी एक छोटे से परिवार से थे। और मेरी एक बात बताना चाहता हूं, मेरे ऐसे लोगों से बड़ा प्यार रहा है। वो 36 बिरादरी में पहले तो शायद मैं कहीं न कहीं हायर की बात करता था, लेकिन आज मुझे जिस प्रकार का हर 36 बिरादरी का जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो मुझे, मैं ये कहूं कि भगवान तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। नौजवान साथी तो जब मेरे को देखते हैं तो मेरे बेटे से प्यारे लगते हैं। सही बात। तो ये अखिलेश और मुलायम सिंह जी में अगर देखा जाए तो आपको एक तरह से अखिलेश जी लगते हैं कि अभी मुलायम सिंह जी की मानसिकता पे चल रहे हैं, या फिर कुछ अंतर लगता है? देखो, जहां तक के अखिलेश जी की बात, देखो अखिलेश में मुलायम सिंह जी में अंतर आएगा। मुलायम सिंह एक बहुत गरीब परिवार से उठ करके आया था, और अखिलेश, मुलायम सिंह जी ने हाथ से रोटी खाई थी, और अखिलेश सोना की या चांदी की चम्मच से रोटी खा रहा है। ठीक बात। वो मुलायम सिंह जी का पैदा हुआ था, मुलायम सिंह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। आज मैं मेरी बात करूं, मैं पैदा हुआ, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरे पोते पैदा हुए हैं। मैं सोना की चम्मच या चांदी की चम्मच से तो नहीं खिलाता, लेकिन मेरे को तो भाई ऊंट गाड़ी मिली थी और उनको गाड़ियां मिल गई, तो फर्क तो कहीं न कहीं है ही। थोड़ा सा सोच का फर्क तो है, लेकिन मैं अखिलेश का भी ये कहता हूं कि सुलझा हुआ है और ठीक चल रहा है। मेरे ख्याल में भगवान चाहे तो एक दिन देश में भी जगह बढ़ाने का काम करेगा। जी। क्या लगता है कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं? आज उस टाइम की राजनीति जिस प्रकार से थी, वो हमारे बुजुर्गों की मान करके राजनीति करते थे, और आज लोग स्वार्थी हो गए। आज बाप का बेटा बाप की नहीं मानता, शायद बाप तो बेटा की मान जाए, लेकिन आपस में पोता नहीं मानता। तो आज लोग स्वार्थी हो गए। आज लोग काम को वोट नहीं, चमचागिरी को वोट देते हैं। तो मेरा संदेश तो ये रहेगा कि आप काम को जरूर बना दें, और राजनेताओं से भी मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों का पैर पकड़ करके और जिस टाइम गिड़गिड़ाते हैं, उसी प्रकार का प्यार देख करके उनको रखने का काम करें। ये मेरी राजनीतिक लोगों से भी है कि वो बनने के बाद में अपने आप को बड़ा ना समझें। जी। कई सारी पार्टियां आपने भी बदली हैं और फाइनली अब आप बीजेपी में आकर के रुके हैं। जी। तो सर, दो सवाल हैं। पहली बात तो ये अलग अलग पार्टियां बदलने के कारण क्या हैं, और दूसरी बात बीजेपी में आपको ऐसा क्या ठीक लगा कि जो अब लगता है कि हाँ, इसमें आना जरूरी था? देखो, जहां तक के सबसे पहले मैं पार्टी विशेष में तो मैं रहा ओम प्रकाश चौटाला के साथ लोकदल में। लोकदल पार्टी में मेरे से कोई एक गलती हुई, और गलती भी मेरे से हुई थी क्योंकि जिला पार्षद का चुनाव था। माननीय हमारी पार्टी का मुखिया किसी और को प्रमुख बनाना चाहता था, और मैं अपने आप में मेरे अंदर वो बताई ना, कहीं न कहीं अनपढ़ आदमी कितने गलत काम कर ही बैठे थे। तो मैंने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया, और मैंने अपने उस माननीय चौटाला साहब ने जिसको खड़ा किया था, उसके मुकाबले में मैंने मेरा अपना चेता, मेरा भाई था, उसको खड़ा करने का काम किया। तो उसमें चौटाला साहब को कहीं न कहीं मेरी अच्छी बात नहीं लगी, और अच्छी थी भी नहीं। ठीक है, मैंने गलती की थी, उसको लेकर के शायद इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इतना नाराज हो गया कि मेरे को पार्टी से निकालने का काम किया। मैं हल्का प्रधान था जी। वो भी मेरा हटाने का काम किया। फिर मेरे पास में कोई रास्ता था नहीं, और माननीय चौटाला साहब आज स्वर्ग में, मैं नरक में हूं। वो घुसेल बहुत थे, बल्कि उनसे मैं ये कहूं कि अभय सिंह भी घुसेल है, लेकिन अभय सिंह फिर भी कोई न कोई बात सोचता है। वो मेरे को
307 में भी उन्होंने मेरे मुकदमा बनवाया। हाँ। पर जिस प्रकार से मैं उनके फिर भी जाता रहा, हाँ। मैं अपने आप में राजनीतिक गुरु मैंने उनको नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं आदरा। तो फिर मैंने अपना एक दल बनाया। उसमें मेरे पास में आज भी अतर सिंह हमारे ककराला से थे, एमएलसी, और राम गोपाल जी, मुलायम सिंह जी के भाई। ये मैंने अपनी पार्टी बनाई 2005 में। तो उसमें आकर के इन्होंने मेरे को मतलब इन्होंने ये कहा कि आप हमारी टिकट पर चुनाव लड़ने का काम करें, और मैं इनकी बात पर आकर के इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा जी। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं। राम गोपाल जी ने बड़ी मेहनत की, अतर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की। आज हमारे बीच में अमर सिंह जी नहीं है, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर तारे। मुलायम सिंह जी भी आए, सारी टीम लगी। हम मात्र उस टाइम, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इस पार्टी का ज्यादा इतना महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अच्छे वोट लेकर के मात्र 2700 वोट से हम हार गए। और उसके बाद में माननीय चौटाला साहब, जब एक बार अमेरिका में इनके पैर में लग गई थी, तो मैंने एक बार टेलीफोन कर लिया हारने के बाद में। तो चौटाला साहब ने, मैंने कहा चौटाला साहब पैर का क्या हाल है? तो उन्होंने मेरी आवाज सुन करके, अरे ठेकेदार हाल के तेरे के हाल से, मैं कहा ठीक से। तो बोले मैं घर आऊंगा। चौटाला साहब, मैंने कहा पैर का क्या हाल है? बोलो फुटबॉल का ठोकर मारता हूँ। मैंने चौटाला साहब, मैंने कहा आओ, घर तो आपका है, आपने उद्घाटन किया था कोठी का। अरे मुझे बिल्कुल आओ। चौटाला साहब आए। मैंने कहा जी, बोला पार्टी ने संभाल, पार्टी संभाला के मैंने कहा जी एक प्रोग्राम करते हैं। तो हमने अपने गांव सोड़ी में चौटाला साहब को चीफ गेस्ट बना करके, और जिस स्कूल की 25 सिल्वर जुबली मनाएंगे, इस स्कूल का उद्घाटन माननीय चौटाला साहब ने उनके हाथों करवाने का काम किया था। दूर हो गए, गिले शिकवे दूर हो गए। वहीं चौटाला साहब ने कह दी थी, मैंने पीछे बताई ना, बोले बहादुर सिंह चिंता मत नहीं करना, लोग तेरे को कहेंगे जाट ऊंट बिरचोड़ मानने नहीं, लेकिन मैं तेरे को एमएलए बना के छोड़ूंगा। तो एमएलए बना के गए, बनाए। अरे उसके बाद में परिस्थितियां, मेरा कसूर नहीं है पार्टी बदलने में। पार्टी कहीं न कहीं के परिवार में आपस में बिखराव आया। दुष्यंत ने, अजय सिंह ने अलग पार्टी बनाई, अभय सिंह ने अलग बनाई। तो मैं इस बात को देख करके मैं इस दुविधा में आ गया कि मैं किसकी तरफ जाऊं। तो मेरे से माननीय आज हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे मैं उनको अच्छा मानता था, लेकिन जिस प्रकार से मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, और ये कह करके आश्वासन दिया कि आप शायद जब तो एमपी नहीं बन पाए थे, लेकिन मैं आपको एमपी बनाने का काम करूंगा। तो हमने 19 से पहले हुड्डा साहब को अपना नेता माना, और मान करके हुड्डा साथ में लगे। 19 में भी मेरे को टिकट नहीं थी, मुझे कोई दुख नहीं था। उसके बाद में जिस प्रकार की पार्टी की तकरीबन 30 सीट आई, और 30 सीट आने के बाद में माननीय हुड्डा साहब को मैंने पहली बार 2020 में सबसे पहले हारने के बाद में, बीजेपी सरकार बनने के बाद में, मैंने हुड्डा साहब को अपने इस स्कूल में लेकर के आया था। सिल्वर जुबली मनाई थी 25 साल, लेकर के आए। मैंने यहाँ लाखों आदमी इकट्ठे किए। हुड्डा साहब अपने आप में इतने उत्साहित हो गए कि हाँ यार कुछ दम है तो है ही। और हुड्डा साहब ने बड़ा प्यार दिया। उसके बाद में हुड्डा साहब के साथ में लगे रहे। उसके बाद में थोड़े से दिन बाद में आपके बीच में हमने दादरी में एक स्कूल खोला। वहां हमने कहा दीपेंद्र को अपना चीफ गेस्ट बनाया। दीपेंद्र जिस टाइम कोरोना की फेर में आ गया, हुड्डा साहब आए, जबरदस्त भीड़ करी हमने। लोग इतने आए कि मतलब, क्योंकि एक तो मेरी आदत है कि संक्रांत में मैं कहीं न कहीं 20-30 लाख का 50 लाख का सोल कमल लोई बांटता हूँ, प्यार देता हूँ, लोगों को खाना खिलाता हूँ। और उसको देख करके मैंने वही कह दी थी, अगला प्रोग्राम करीना में करेंगे और अपनी बहन आशा हुड्डा को लाएंगे। तो हमने आशा हुड्डा को करीना में लाया। मेरे ख्याल में आज वो हमारी बहन बैठी नहीं है, उसने भी जाकर के कही कि मैंने इतना बड़ा जज्बा और इतना प्यार कहीं नहीं देखा जो इससे मेरे भाई बहादुर सिंह में। उसने बड़ी हमारी बड़ी अच्छी सपोर्ट करी। उसके बाद में हमने एक फौजी धड़ुंदा गांव में कोई जवान 22-23 साल को शहीद हो गए, तो उसके बच्चे में फ्री में पढ़ाता था। उसकी घरवाली बोली जी
हमारी मूर्ति को अनावरण कर दो ना आप। हाँ। मैंने कहा मैं क्या करूं, किसी और आदमी से करवाएंगे। तो हम हाँ। दीपेंद्र को लेकर के गए। हाँ। दीपेंद्र के ने इस रावदान सिंह ने हमारी वो प्रोग्राम दे दिया था, उसको कैंसिल करवा दिया। हाँ। कैंसिल करवाने के बाद में मैंने कहा कैंसिल क्यों कर दिया? जो दीपेंद्र कहने लगा राव साहब ऐसा है, शहीदों में कोई आदमी तो आते नहीं है। हाँ। और अच्छा नहीं लगेगा 100-200 आदमी होंगे। तो मैंने कितना आदमी चाहिए? बोलो 5000। मेरे को 50,000। हमने 50,000 के हाँ भरी। हाँ। और उसने हमारी उस प्रोग्राम के हाँ भर करके हमने वो प्रोग्राम करवाया। उसमें हमने आदमी जोड़ा 85,000 और 85,000 जोड़ करके उसको दिखाने का काम किया। उसके बाद चुनाव आ गया। हाँ। चुनाव के बाद में माननीय हुड्डा साहब ने हमारी तरफ नजर फेर दी और वो दान सिंह को टिकट देने का निर्णय लिया। तभी हमने कह दिया था कि हम चले, लेकिन तेरा भी सत्यानाश ये कृष्ण भगवान करेगा। और हुड्डा साहब जितना हमारे में ध्यान तो आके ना फिर जेजेपी की टिकट ली, चुनाव लड़ा। और फिर मैंने कहा अब भी छोड़ नहीं बैठेगी, क्योंकि कांग्रेस की हवा थी। हाँ। मैंने कहा दान सिंह ने मारना बहुत जरूरी है। हाँ। तो भाई पूरा आके ना और फिर ये बीजेपी पार्टी पकड़ी। हाँ। और मैंने कहा कंवर सिंह ने कैंडिडेट बनायो और फिर चित मारो। और सारा हीरवाल में सो चित मारो। हुड्डा साहब तड़फ तो रहे कोई मुख्यमंत्री बोलने लायक नहीं। बोलने जो कोई ठीक है। ये हमारी भाई कार्यशैली रही है। बीजेपी के अंदर क्या पसंद आता है? ये पार्टी कैसे ज्वाइन कर? जहां तक बीजेपी की बात करता हूं आज से नहीं, बीजेपी में चलो अब तो मैं तकरीबन 1-1.25 साल से इस पार्टी में हूं। लेकिन पहले भी मैं इस बात का धन्यवाद करूंगा कि 14 में माननीय आपके बीच में खट्टर साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी नीतियां मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि चाहे सेंटर में बीजेपी की सरकार हो चाहे प्रदेश में। मैं एक बात का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इन्होंने ईमानदारी से जो नौकरियां दी, और वो ईमानदारी की नौकरियां हमारे इस जिला मेहनत के लिए एक मैं ये कहूं कि एक सोना का मतलब एक बहुत बड़ी चीज है सोना। वो ऐसा सोना देने का काम किया कि बिना खर्ची बिना पर्ची ईमानदारी से जो नौकरी मिली, उनका फायदा मुझे जिस दिन हुआ इलाके को जो मैंने पढ़ाया था। वो बच्चे चाहे यूपीएससी की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, और चाहे एचएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, चाहे लेक्चर्स की बात करें, वो हमारे इलाके के 37% बच्चे मेरा जिला मेहंदड़ के लगे। इस बात का धन्यवाद करता हूं कि नौकरी ईमानदारी से देने का काम। ये बात है, और ये बीजेपी की बात आपको पसंद आई? हाँ, ये बात ज्वाइन किया। ठीक है। एक ये धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, इसके बारे में क्या विचार है? देखो, जहां तक के धर्म की बात है, धर्म की करनी भी चाहिए भाई। मैं एक बात करता हूं कि वैसे हम सब एक हैं, लेकिन सब एक है तो क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने, क्यों मुसलमान बने? हाँ। धर्म एक ही होना चाहिए। तो जब वो सब लोग धर्म की बात करते थे, बीजेपी ने कर दी तो कौन सी बड़ी बात करती? हाँ, नहीं, संविधान में तो सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है। तो वो वर्ण कौन सा निकाल रहे हैं? वो अपनी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है, अपने मुसलमान की बात करते हैं, ईसाई अपनी ईसाई की करता है, सरदार से वो सिख की बात करता है। तो ये कोई हिंदुत्व की बात। तो चुनाव तो आप लड़ेंगे नहीं कभी? नहीं, चुनाव क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे को लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी तकरीबन 71-72 का हो गया, और जब तक मैं जाऊंगा इतने 76 का हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा नए लड़कों को टाइम देंगे और नए लड़कों को आगे ला करके और एक नया उमंग के साथ में काम करवाने का। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 75 साल के हो गए हैं, और लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो 20 साल कोई वैकेंसी नहीं है पार्टी में प्रधानमंत्री के लिए। देखो, बात यह है कि वो उनकी अपनी सोच जी, और ये भी ठीक बात है कि वैसे तो उनको बूढ़ा आदमी चाहिए भी राजनीति। हाँ, तो मोदी की जरूरत है। हाँ, मोदी की अभी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि मोदी का मुकाबला मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए मोदी की जरूरत। ठीक है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी, मैं इतना कहूंगा कि जो लोग राहुल के प्रति जिस प्रकार की भ्रम फैला रहे हैं, राहुल गांधी में कमी नहीं है। नहीं है कमी ना, राहुल गांधी में कमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के पीछे जो टीम है और वो राहुल गांधी भयभीत है। मैं तो एक बात कहूंगा कि आप भयभीत ना होकर के
भाई राज तो आपका है ही नहीं, कम से कम जो स्वार्थी लोग हैं इनको बिल्कुल ठोकर मार करके बाहर करने का काम करें, नई टीम आपके पास में जुड़ जाएगी। सही बात है। मैंने बहुत देखा है जो आदमी फालतू बात करता है। मेरी एजुकेशन की बात करूं, मैं तो 1 मिनट में कह देता हूं, अगर तेरे को पढ़ाना है रिजल्ट बनाएगा तो तनख्वाह देगा, नहीं तो बाहर का रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। तो उसी प्रकार से राहुल को कठोर होकर के काम करना चाहिए। मतलब बीजेपी पार्टी से हैं फिलहाल आप, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को ठीक मानते हैं, पीछे के लोग जो हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं देखो हमारी बीजेपी चलेगी जब तक के आपके पास। मैं इस बात से बिल्कुल ही मैं खुश नहीं हूं कि अगर मेरा पड़ोसी अगर मैंने एक मकान बना लिया और मेरा पड़ोसी कमजोर है तो मैं वहीं की वहीं रुकने का काम करूंगा। अगर मेरा पड़ोसी अच्छा होगा तो मैं तरक्की करने की सोचूंगा। ठीक। अगर राहुल गांधी देश की राजनीति में कमजोर पड़ गया या प्रदेश में अपोजिशन कमजोर पड़ गई तो हम तरक्की नहीं कर सकते, विपक्ष की हम अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूत आदमी की जरूरत है और वो राहुल गांधी है। ठीक है सर, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसके बारे में कभी आपको ये लगता हो कि मान लो दुश्मनी भी नहीं कहेंगे पर जिनको देख करके आपको ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगा, जिनसे मतभेद रहे? नहीं, ऐसा है राजनीतिक में कई बार परिस्थितियां अनुकूल भी आई, मेरे ऊपर भी आरोप लगे। आरोप लगाने वाले आदमी आरोप लगाने के लिए है, लेकिन राजनीतिक में जिस प्रकार से मैं राजनीतिक लोगों की बात करूं, मैं आज भी चाहे कोई किसी भी पार्टी में है, मैं सबका सम्मान करता हूं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चाहे किसी कहीं भी कोई दल है और किसी भी पार्टी में है, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। मैं आपको असलियत में ये भी बताना चाहता हूं, कई बार मेरे से, क्योंकि आपके इस जिले में आपके पास में स्कूल है तो बस है और बस के लिए चाहे मेरे पास में किसी भी दल का कोई आदमी आ जाता है तो मैं उसको गले लगा करके और प्यार से उस आदमी का काम हल करने के लिए मैं कह देता हूं कि तेरे को जो जरूरत है ना वो ले जाने का काम कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे प्यार जी। और राजनीति में आदर्श किसको मानते हैं, कोई एक व्यक्ति? देखो, राजनीतिक में आदर्श से अगर मैं मानता हूं, मैं अपने आप में माननीय चौटाला साहब को मानते हैं। सोशल मीडिया पर जैसा कि अभी आपने बताया आरोप लगते हैं, कई सारी बातें चलती रहती हैं, तो आप उनका जवाब देना उचित समझते हैं या फिर ये चुप रहना ही बेटर मानते हैं कि ठीक है चुप रहेंगे? नहीं, मैं अपने आप में जहां तक मेरे से कोई जवाब लेने के लिए आता है तो मैं खुल करके अपनी बात बताने का काम करता हूं, और अगर मेरे से कहीं गलती भी हो गई तो मैं अपने आप में ये भी कहता हूं कि शायद मैंने कहा तो मैं इसको कबूल भी करता हूं। और कभी ऐसा हुआ है एक आध बार कि विरोधियों को जवाब देना चाहा लेकिन अपने आप को रोक लिया हो कि अभी ठीक नहीं, मैं इस बात को लेकर के न तो मैं विरोधी को अगर देना चाहता हूं तो दे ही देता हूं, मैं चाहे समय ठीक हो ना हो, मैं अपने आप को मजबूत समझता हूं। जैसे जनता भी ये बात मानती है कि आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, तो ये आपका स्वभाव है कि या फिर ये आपकी स्ट्रेटजी है, रणनीति है जिसको आप फॉलो करते हैं? मेरी जहां तक के अब तो ये कहें कि ये मेरे स्वभाव की बात है। स्वभाव की बात है? मेरे स्वभाव की बात है। ठीक है। तो क्या ऐसी कभी कोई मीडिया रिपोर्ट वायरल हुई जिस पर कानूनी कार्रवाई हुई हो? नहीं, मीडिया रिपोर्ट मैंने ना तो मैंने ऐसी कोई मेरे खिलाफ की किसी ने, और नहीं मैंने उनके खिलाफ करने का काम किया जी। बल्कि कई बार पीछे मेरा एक शराब का ठेका था, लोग इकट्ठे हुए, मैंने थोड़ा सा हाउस मार करके कह दिया कि भाई ठेका तो यहीं रहेगा। वो मेरे को कहने लगे कि भाई ठेका हम नहीं रहने दिया। मैंने कहा ये तो उरे रखो, तो बोले ठेको नहीं और क्यों कर ले, तो मैंने कह दिया होटल खुलवा दूं। तो वो बड़ी वायरल हुई। वो 18.5 लाख आदमियों ने देखी। बड़ी मतलब मेरे चेते थे उन्होंने देखी, क्योंकि कईयों ने तो मेरे को ये भी कहा कि भाई बात तो भाई सरकार कानूनी तौर पे था। अब राजनीतिक की बात करें, कोई राजनीतिक लोग मेरे उसमें नहीं आया, लेकिन लोगों ने उसको लेकर के इस बात को कईयों ने मेरे को ये कहा, अरे वास्तव में मान तो गए, अपनी बात पर तड़ता है, चाहे बोला हम तो विश्वास तो करा करता कृष्ण भगवान पे और भाई रामदेव पे, लेकिन कम से कम अड़े हो तो रहो। करीबन 18.5 लाख आदमियों ने उसको देखी।
तो मैंने जब भी कहा कह दिया सो कह दिया, मैं किसी बात से डरता नहीं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं पर छवि हरियाणा की ज्यादा दिखती है। नहीं, राजस्थान के लोग भी मैं जाता हूँ, हाँ और जब मेरा ये पता लग जाता कि वो राव बहादुर सिंह है, हाँ। अपने वाला, हाँ अपन लोग हैं ना, अपन लोग से तो वो मेरा सम्मान करते हैं और मुझे खुशी भी है। आपकी खुद की बात करूं तो किस विचारधारा से खुद को जोड़ के देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी या क्षत्रिय? देखो भाई, मैं जहां तक धर्मवाद की बात करें मैं उसको भी लेकर के चलता हूँ, और राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी है उसको भी लेकर के चलता हूँ, और क्षत्रिय मानते हैं खुद को? और क्षेत्रीय तो मैं अपने आप में देखो, पहली बात तो राजस्थान को मानस दिख जाए तो नहीं, मैं क्षत्रिय, क्षेत्रीय नहीं, क्षत्रिय। क्षत्रिय में तो लड़ने वाला, तलवार उठा करके जो लड़ेगा। तलवार उठा के लड़ने में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता, नहीं करते? प्यार में विश्वास करता। ठीक है। नहीं, पहले तरीके क्षत्रियों के दूसरे होते थे, आजकल दूसरे तरीके। नहीं, मैं वो क्षत्रियों में हूं नहीं ना। अच्छा, मैं गरीब घर से, उसमें लाठी को उठा के देख। कृष्ण भगवान ने तो युद्ध लड़े, कृष्ण भगवान ने दिमाग से लड़े थे, उसने कब गोली चला? सुदर्शन भी तो चलाते थे, डराते थे। सुदर्शन चक्कर तो हाथ में तो ये हिस्सा तो मैं भी रखता हूँ। ठीक हो। वो तो सुदर्शन चक्कर दिखाएगा ना, पौरवा सत्यानाश करवाए तो। ठीक बात, तो आप भी करवा देते हैं सत्यानाश? नहीं, ये सो तो मैंने भी करवाया है। बिल्कुल करवाया है। बताना चाहेंगे एक आध कोई नाम? हाँ, घना एक मैंने शराब का ठेकेदार गाड़ी चढ़ा दिया। हाँ। और भाई जो पॉलिटिकल, एक तो ये भी ताजा चढ़ाए, हुड्डा साहब को चढ़ाया, दान सिंह को चढ़ा दिया खुल करके। हाँ, खुल करके। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहनी चाहिए या फिर दोनों साथ लेकर के चलें तो ज्यादा बेहतर है? नहीं, धर्म और राजनीति को आप साथ लेकर के चलोगे और हर धर्म को लेकर के चलोगे। हो सकता है मुस्लिम का धर्म अपना है, भगवान तो वही से, वो अल्लाह कहते हैं हम, हाँ। भगवान कहते हैं, बात तो वही है। ठीक है, थोड़ा सा सोचने का फर्क है। अब एजुकेशन आएगी धीरे धीरे, हम मुसलमान एरिया में जाएंगे, वहां स्कूल खोलेंगे, को भी शिक्षित बना देंगे, वो 8-8 बालक कहाँ खोल रहे हैं? करेंगे। कश्मीर में खोल रहे हैं? कश्मीर में भी खोल रहे हैं, यहाँ खोलेंगे मेवात में। एक बार हाँ सही बात है, एक न्यूज आई थी कश्मीर में स्कूल खोल वहाँ रहे हैं। खोल करके इनको पढ़ाएंगे। चल रहा है काम? हाँ, नहीं अभी जल्दी ही चालू कर देंगे। कश्मीर में स्कूल खोलेंगे? हाँ जी, प्रॉपर कश्मीर? बिल्कुल कश्मीर में जाकर क्या बात है। वहाँ फिर पढ़ाएंगे, ये उग्रवाद खत्म कर देंगे हम। ये नहीं लग रहा कि कश्मीर में स्कूल कैसे चलेगा? अरे वो चलेगा, यहाँ भी कहते थे कहीं मेंदड़ में स्कूल चलेगा। क्या बात है। आपने स्कूल काफी सारे आपके चल ही रहे हैं, कितनी संस्थाएं हैं सर टोटल? अभी आपके बीच में 46 होगी। 46 संस्थाएं हैं? 46। ठीक है, तो इतनी संस्थाओं के संस्थाएं आपके पास हैं, तो धर्म के को सहारा देने के लिए या धर्म को प्रमोट करने के लिए स्कूलों के अंदर कुछ आपने प्राथमिकता दी है, कुछ पहल करी है? मैं हर चीज को करता हूँ। पहली बात तो ये भगवान कृष्ण तो हर जगह मिलेगो, हाँ, आप हर जगह मूर्ति हनुमान जी खड़े हो। ठीक है, और भाई जो शहीद हुआ से, चाहे तुलाराम हो, चाहे भगत सिंह हो, जो भी हुए हैं, उनको बड़ा मैं सम्मान देता हूँ जी। और बाकी कृष्ण को रूप खाटू श्याम जी और सारे इनको देवता मानते। ठीक है, तो धर्म के मामले में बाला साहेब ठाकरे जैसी जो कट्टरता है उसको मानते हैं या फिर उतना भी नहीं? नहीं, बाले साहब ठाकरा तो देखो वो उस धर्म को मान करके एक तरफा सोचता था। हाँ, लेकिन मैं तो हर चीज को देता हूँ। आप दोनों तरफ महत्व देते हैं, इसलिए तो मुस्लिमों के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुस्लिमों के बच्चे मेरे पास में आज भी 17 बच्चे यहाँ पढ़ करके गए। एक बच्चे 17 बच्चे डॉक्टर, लड़कियां पढ़ती हैं मेरे पास में। अगर मेरे में यही कमी आ जाएगी तो लड़कियां मुस्लिम क्यों देंगे? ठीक, हॉस्टल में है लड़कियां। हाँ, हॉस्टल में रह रही हैं। ठीक है सर, आपका खुद का रोज का शेड्यूल कैसा रहता है, सुबह से लेकर के रात तक? थोड़ा संक्षेप में बताएं। सुबह मैं तकरीबन 4:30 बजे खड़ा होता हूँ। 4:30 बजे खड़ा होकर के 1 घंटा घूमता हूँ और फिर उसके बाद में मैं योगा करता हूँ 1 घंटा डेली। और उसके बाद में 1 कप चाय पीता हूँ और चाय पी के ना मेरी एक आदत है एक हुक्का पीने की। ठीक है, हुक्का पीता हूँ। वो भी पीते हो? और वो पी के ना फिर बाद में मैं अपना अंदर बाथरूम में जाके नहा के और 2 रोटी खा के और अपने कारोबार पर निकल जाता हूँ, कभी किसी स्कूल में कभी किसी में। हाँ, ये मेरा रहने सहने का। अपनी गाय रखता हूँ, घराड़ी दूध काटे और हमको दूध काट रहा को छाए और दूध पिवा। ये असलियत में बता रहा हूँ, ये घराड़ी ही काटती है, 2 गाय रखते हैं, वो ही निकालती है, वो ही काटती है, वो गायों का सारा काम करती है। जी। आपका जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है, ये सारी चीजें खुद देखते हैं या कोई टीम है जो मैनेज करती है?
नहीं, वो टीम है, वो देखती है। मैंने तो सोशल मीडिया को ना तो भेरो को बताते तो देख लो, मैंने तो व्हाट्सएप भी ना चलाऊंगा, ठीक है, मोबाइल जरूर करना उसे। ठीक है, समझ गया, खुद के पास नहीं होता ये सब, ये मेरे पास। ठीक है। तो सर, शोहरत और शक्ति के बीच विनम्र बने रहना आपको लगता है कि मुश्किल है? देखो, शोहरत और शक्ति के बीच में अगर आदमी सोच करके चले तो नंबर बन सकता है। और हम कहीं न कहीं आई है, उम्र भी तो आती है ना, एक उम्र का भी तो तगाजा है ना। हाँ, तो बिल्कुल हम सोच करके चलते हैं, तो हम वो सारा काम कर। आने वाले लगभग 10 वर्षों के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जहां तक के मैं ये कहूंगा कि 10 साल अगर कोई लोगों की दुआ मिल जाए तो बात अलग से। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 5-4 साल में ही और मौका दे दे तो बहुत से, बाकी तो ज्यादा और किसी को जगह देने का काम करें। ठीक है, भगवान का प्यारा है। हाँ। दूसरा जन्म लेके फिर काम करें। अच्छा, बस इतनी इच्छा रही है? इतनी बस, सारी जिम्मेदारियां निर्वहन कर लिया है। हाँ। तो सर, एक रैपिड फायर खेलेंगे छोटा सा, मतलब मैं एक सवाल पूछूंगा जिसमें आप मतलब शॉर्ट में बिल्कुल छोटा जवाब देंगे, हाँ, है ना? तो अगर हरियाणा की राजनीति में आपको सबसे प्रभावशाली नेता चुनना हो, कौन होगा? देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर? मैं आज ये कहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर को चुनना चाहिए। ठीक है। हरियाणा के युवा नेताओं में आपको किसमें भविष्य दिखता है? दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा या कोई और? मुझे आज युवाओं में अगर कोई जगह दिखती है तो वो मैं ये कहूंगा कि अभय सिंह चौटाला में दिखे। अभय सिंह चौटाला। अगर आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले या कभी मिला होता तो सबसे पहली फाइल कौन सी साइन करते? मैं सबसे पहले जो देवलाल की जो उन्होंने जो बात रखी थी भाई बुजुर्गों की पेंशन की, हाँ, उस बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का काम करता और बिजली माफ, जितने भी जमींदार पे बिल लग रहे हैं उनको माफ करने का काम मैं मुख्यमंत्री होता तो करता। जी। नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द कहना हो तो आपकी नजर में वो एक शब्द में क्या है? एक शब्द में मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया और संघर्षशील नेता है तो नरेंद्र मोदी है। संघर्षशील। राहुल गांधी आपकी राय में कौन है? वैसे तो आपने बता दिया है, पर कोई एक वर्ड उनके लिए बोलना हो तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी को बड़ा संघर्ष से लड़ करके और देश में अगर कोई रूलिंग पार्टी कहीं गलत चल रही तो उसको संदेश देने का काम करें। ठीक। अरविंद केजरीवाल राजनीति के टीचर हैं या ड्रामा सेंटर? अरविंद केजरीवाल ड्रामा सेंटर। ड्रामा सेंटर, सीधा। ठीक है। नारनौल के मौजूदा एमएलए ओम प्रकाश जी के बारे में क्या राय है? ओम प्रकाश भले आदमी है और मैं इनको कहूंगा कि इससे भला आदमी कोई मिल नहीं सकता, यही कहना चाहूंगा। ठीक है। हरियाणा के कुछ 5 नाम ले रहा हूं, जैसे मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश जी, राव बहादुर सिंह जी सोढ़ी। अगर जनता से कहें कि एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन चुने तो किसको चुनेंगे? भाई फिर तो मेरे को चुनना चाहिए लोगों को, क्योंकि इनसे सबसे ऑनेस्ट तो मैं हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, सारे तो बन लिया। हाँ। मेरे को चुनेगा तो मेरे ख्याल में इस प्रदेश में और नया मुख्यमंत्री बनेगा या नेता बनेगा। जी। हरियाणा के बाहर अगर एक राष्ट्रीय नेता चुनना हो जो देश की सही दिशा तय कर सके तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या तीसरा कोई और? अगर मैं ये कहूंगा कि नई दिशा चुननी हो तो इस वक्त तो मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। इस वक्त मोदी से बढ़िया नहीं है, और मोदी के बाद दोबारा दूसरा कोई चुनना हो तो? फिर तो मैं ये कहूंगा कि फिर तो राहुल गांधी सही। ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी ठीक है। मतलब बीजेपी के अंदर कोई और ऐसा नहीं है जो पद संभाल सके? बीजेपी। सर, अगर आप अपनी जिंदगी को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? पूरा जीवन एक शब्द में आ जाए, वैसे मुश्किल है पर आ जाए। मैं जहां तक समझता हूं कि आदमी ने नियत नीति से और संघर्ष से काम करना चाहिए, यही मेरी सोच है। जी। नहीं, मतलब आप अपने बारे में कोई एक शब्द, एक टैग आपको खुद को देना हो तो वो क्या देंगे अपने हिसाब से? मैं ये कहूंगा कि भगवान जिस प्रकार से मुझे आपने आशीर्वाद दिया है वही आप बनाए रखें, यही मेरी। ठीक। तो सर, नीट के अंदर और जेईई दोनों के अंदर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों के अंदर से कौन सा एग्जाम बेहतर है? या फिर अगर दोनों एग्जाम की तुलना करी जाए तो नीट का पेपर भी इस बार अच्छा पेपर आया था, उसके अंदर भी तो मतलब किस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास आती रहती हैं? किस तरह से आप बच्चों की तैयारियों को और ज़्यादा दुरुस्त करते हैं? देखो, बात जहां एजुकेशन की, क्योंकि बात छोटी नहीं है। एजुकेशन की अगर बात करें तो पहले तो चाहे वो राजस्थान की बात करें और चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें,
और चाहे सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर, मैं आपके बीच में अपनी बातें खास करके आपसे उम्मीद करूंगा कि ये बात मेरी आप जोर शोर से उठा करके देश और प्रदेशों में दोनों तीनों चारों में देश में भी फैलाने का आप काम करें। क्योंकि जहां तक के मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी एजुकेशन ने अपने आप में हमारे देश के लोग नई आज पॉलिसी लेकर के नई एजुकेशन लाने का भी काम कर रहे हैं और पीछे भी एजुकेशन में बदलाव करने का काम किया। लेकिन मैं, हो सकता है मैं अपने आप में मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा हूं, एजुकेशन में अगर कोई सुधार लाना है तो हमें अपनी पुरानी नीतियों पर आना पड़ेगा। पुरानी नीतियां जैसे? हमारी पुरानी नीतियां, पहले जब पेपर होते थे तो हम एक कठोर पेपर लेकर के 5वीं का बोर्ड बना करके बच्चों का पेपर लेने का काम करते थे। 8वीं में कठोर पेपर बना करके 8वीं का पेपर बोर्ड का बनाने का काम करते थे। फिर हम 10वीं में लेने का काम करते थे, फिर 12वीं का लेने का काम करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार की एजुकेशन में बदलाव करने का काम किया, मेरी एक बात तो समझ में नहीं आई कि एक तो बहुत गलत चल रहा है एजुकेशन में। पहले चोरी नहीं थी, लेकिन अब तो जितनी चोरी एजुकेशन में है, क्योंकि हर माँ बाप तो ये सोचता है कि मेरे बच्चा का तो चाहे वो दूसरी में से मेरे लाकर तो 98 नंबर आवे। तो पहली बात तो यह है कि ये जो लूज मार्किंग का जो धंधा चल रहा है, इसको सरकार को खत्म करना चाहिए। ठीक बात। और एजुकेशन के लोगों को भी इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ दिन में एजुकेशन का भट्ठा बैठ जाएगा। अब बात आती है 9वीं तक तो चलो लूज मार्किंग टीचर कर देते हैं, पेरेंट्स उसको देख करके जो बच्चा जाता है ना 98 नंबर लेकर के, अरे भाई दादो तो इतना खराब करे से जाता है। एक बात कर मान गा मेरा पोता 98 ले रहे साहब, पोती पोता। उन्हें यो बेरो नहीं कि नंबर तो 38 सर 98 ले रहे, वो सबसे गलत बात। दूसरा, हमारी सीबीएसई की बात करें तो आज सीबीएसई में आज जिस प्रकार से इन्होंने बोर्ड का पेपर तो रख दिया 10वीं में, लेकिन 10वीं में बोर्ड का तो रख दिया, लेकिन मैं सीबीएसई के लोगों को, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति है, इसमें सबसे पहले मैं सीबीएसई के लोगों से प्रार्थना करूंगा, देश के शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि नीति 10वीं का बोर्ड का पेपर 20 प्रैक्टिकल और 80 की थ्योरी, और उनमें से एक बच्चा 80 की थ्योरी में से सिर्फ 15 नंबर लेकर के और 20 प्रैक्टिकल वाला मिला ले से 2 माह से कितना हो गया 35। ठीक बात। वो बच्चा पास कर देता है। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये थ्योरी और ये बेकार की बातें खत्म कर करके 100 का पेपर लेकर के कम से कम 33% नंबर लेके तो पास करने का काम करें। वो बच्चा कहीं 10वीं में जाकर के 15 नंबर लेकर के थोड़ी माह 80 माह से पास हो जाता है। अब वो कहां तरक्की करे, बेरोजगारी बढ़ती है इससे। और हमारे हरियाणा में तो मैं हरियाणा सरकार से तो मैं ये कहूंगा कि आपने तो कतई भट्ठा बैठाने का काम किया। हरियाणा सरकार में तो हमारे क्या चल रहा है, +2 में भी 30 का प्रैक्टिकल और 70 की थ्योरी, 3 नंबर ले लेता है, उस बच्चे को पास कर देते हैं। वो बताओ कहां कंपटीशन करेगा, कहां? ठीक बात। जहां आपस में सिलेक्शन की बात आई, कहां जाएगा? सही बात। तो ये नीतियां को लेकर के हरियाणा प्रदेश की बात करूं चाहे राजस्थान की बात करूं, मैं हमारे राजस्थान में पहले 8वीं में बोर्ड था, लेकिन उन्होंने भी हटाने का काम किया जी। तो मैं ये कहूंगा कि ये तुरंत फिर पुरानी नीतियों पर, कुछ नीतियां पुरानी उन पर भी चल करके एजुकेशन को बढ़ाने का काम करें जी। नहीं तो हमारे देश का ये नकल जो सौदा चल रहा है, इसको दूर कर करके अच्छी शिक्षा देने का काम करें, ये मेरी सोच है। बिल्कुल ठीक सर। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर यदुवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी। आपने इनको सुना, बहुत सारे तीखे सवाल भी हमने इनसे पूछे, लेकिन इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अगर आप इस पॉडकास्ट के बारे में और राव बहादुर सिंह जी के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं। कोई बात आपको पॉडकास्ट में अच्छी या बुरी लगी हो तो दोनों चीज़ों का वेलकम है, आप ज़रूर निश्चित रूप से कमेंट करें। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।